हेलो एवरीवन, डे 9 9वां दिन है आज आपकी क्लास का। और आज की जो प्रैक्टिस है वो बाद में होगी, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले तो मैं हिंदी में आपको कुछ बोल रहा हूं, ठीक है। मेरे सेंटेंस को हिंदी में ध्यान से सुनना और बोलना आपको सुनने में कैसा लगा, ठीक है। मैं जा रहे हैं, ठीक है। सब लोग आ रहा है, कैसा लग रहा है सुनने में। पानी गिर रहे हैं, कैसा लगा सुनने में, मजा आया, नहीं आया। और कुछ बोलना है। हवा चल रहे हैं, और कैसा लगा, मजा आया, नहीं। ये जितने सेंटेंस मेरे मुंह से निकले ये सुनने में आपको अच्छे क्यों नहीं लगे, बताओ क्यों नहीं लगे सुनने में। मैं जा रहे हैं या मेरा दोस्त अंकित आ रहे हैं, तुम यहां बैठे हैं, कैसा लगा, फिर अजीब सा लग रहा है ना सुनने में। वाई? वी आर नेटिव स्पीकर ऑफ हिंदी, दैट्स वाई वी आर फीलिंग सब ऑड। लग रहा है हम हिंदी के नेटिव स्पीकर हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, और इस हिंदी में थोड़ा सा भी सेंटेंस का पैटर्न गलत हो गया तो हमें ऑड लगा। यही डिस्कस करना है इंग्लिश में। ये मैंने आज जो सेंटेंस हिंदी में बोले और जो सुनने में आपको अच्छे नहीं लगे, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट नहीं था, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने वर्ब नहीं लगाई, है ना। तुम यदि प्लूरल थे तो मुझे बोलना था तुम जा रहे हो, और यदि मैं बोलता हूं कि तुम जा रहा है तो ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं है। और आज हम समझने वाले हैं इसी टॉपिक को, ताकि जो नेटिव स्पीकर इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, इंग्लिश समझने वाले लोग हैं, जब उनके सामने आप बोलोगे तो उन्हें ऑड ना लगे, आपके मुंह से ये ना निकल जाए इंग्लिश में कि मैं जा रहे हैं, तुम्हारा है ना। तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब के अग्रीमेंट को। और ये पर्सन, ये दिस इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब और अग्रीमेंट। इसको समझे बिना सही इंग्लिश बोलना पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश अगर सही बोलना है तो आपको सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट मालूम होना चाहिए, और उसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं पर्सन को। पर्सन 3 होते हैं इंग्लिश में, लिखे हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे बोलेंगे, स्पीकर जो बोलता है। यदि मैं खड़े होकर बोलता हूं कि मैं जा रहा हूं तो यहां पे आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन अकेला है तो वो क्या है, आई। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होगा, उसको भी दूर करूंगा आई को लेके। यदि मैं जा रहा हूं, यदि मैं किसी काम को कर रहा हूं और मैं स्पीकर हूं और अकेला हूं तो ये क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन आई। ऊपर क्या लिखा है, एस, सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या है, आई। अब आई की जगह स्पीकर एक से ज्यादा हो गए, हम क्या बोलोगे अब, वी। उसके ऊपर लिखा हुआ है पी, प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर फॉर्म क्या है, आई, उसका प्लूरल फॉर्म क्या है, वी। बट आई बाय नेचर क्या है, ये सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन यूज में ऑलवेज क्या है, ये प्लूरल। तो बोलो क्या करेंगे इसको, प्लूरल। आई में कौन सी वर्ब लगेगी, प्लूरल। आप इसलिए बोलते हो आई डोंट गो, आई डजंट गो नहीं बोलते ना, कौन सी वर्ब लगाई, प्लूरल। और क्या बोलते हैं, याद करो, आई के साथ हैव यूज करते हैं, प्लूरल, है ना। और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, मेन वर्ब, गो, प्लूरल फॉर्म में। केवल और केवल इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। वो कहां पे आता है, वो आता है आई के साथ वॉज लगता है, और ये लगता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दिस इज एक्सेप्शनल केस, ये केवल एक अपवाद है इंग्लिश का जहां पे आई के साथ सिंगुलर फॉर्म यूज होता है। अदरवाइज पूरे में आई को कैसे ट्रीट किया जाता है, प्लूरल। तो अब इसमें समझने वाली क्या बात है, आई नेचर से सिंगुलर है बट यूज में प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी दोनों को कैसे ट्रीट किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, हमेशा प्लूरल। तो ये दोनों कौन सी वर्ब लेंगे, प्लूरल, ठीक है। इसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी, दोनों के साथ प्लूरल। दूसरा सेकंड पर्सन यू और यू। अब ये बताइए, जब एक किसी व्यक्ति के बारे में बोलेंगे, जो व्यक्ति लिसनर होगा, सुनने वाला होगा, उसको सेकंड पर्सन बोलते हैं। और यदि एक व्यक्ति है तो उसके लिए तुम यूज करेंगे, ठीक है। हिंदी में तो हमारे पास ऑप्शन रहता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग भी हैं लिसनर सेकंड पर्सन में,
तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यू। इंग्लिश में हमें यू का कोई बहुवचन नहीं मिलता है, तो यू सिंगुलर भी यूज होता है और यू प्लूरल भी यूज होता है, लेकिन यूज में दोनों में कौन सी वर्ब यूज होती है, हमेशा प्लूरल। इसलिए आप बोलते हो यू डोंट गो या यू गो। अगर यू सिंगुलर होता तो क्या बोलना पड़ता, यू गोज। हमने कौन सी वर्ब ली इसके साथ, प्लूरल। ठीक है, तो यू सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में कौन सी वर्ब एक्सेप्ट करेगा, हमेशा प्लूरल। ठीक है, तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल अल्टीमेट एज पर यूज हमेशा प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता क्या है, पहला पर्सन जो बोल रहा है, सेकेंड पर्सन जो सुन रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है वो आ रहा है। यहां पे ही क्या हो गया, थर्ड पर्सन हुआ ना, बात किसके बारे में हो रहा है, ही के बारे में। मेरा फ्रेंड आ रहा है, मेरा फ्रेंड क्या हो गया, अब थर्ड पर्सन हो गया ना, उसके बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या होगा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में भी ही, सी, इट और किसी का नाम, ये क्या है सब, देख लो सिंगुलर एक है ना, लेकिन थर्ड पर्सन में यदि एक से ज्यादा हो गए तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, दे। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर फॉर्म में कौन सी चीजें आएंगी, कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ही, शी, इट, किसी का नाम। और जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं तो ये कौन सी वर्ब को एक्सेप्ट करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब। ये एसएसपीपी का फॉर्मूला है जो उस पर चल रहा है। तो हमेशा ही, सिट, इट, किसी का नाम, इसके साथ आप कौन सी वर्ब को यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब को। ठीक है, और दे के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल। दे क्या है, बहुवचन है ना, अगर वो आ रहा है और वो एक से ज्यादा लोग हैं तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, वो लोग आ रहे हैं, तो क्या सब्जेक्ट लगाओगे फिर, दे। तो दे क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो जब भी थर्ड पर्सन बहुवचन होगा तो उसके साथ क्या यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। अब इतना ओवरऑल समझने के बाद हमको याद रखने वाला ऐसा कौन सा मैटर है, कौन सी दो लाइन जो याद कर ले इसमें से, जो हमेशा दिमाग में रहें। देखो रूल्स एंड रेगुलेशन तो बहुत सारे हैं कि पर्सन को यदि हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे ना तो इसमें कम से कम 7 से 8 क्लासेस लगेंगी। इतना रूल्स एंड रेगुलेशन आप दिमाग में कभी ना रख ही नहीं पाओगे, हमेशा भूल जाओगे। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में समझने वाली बात केवल यह है कि आई, वी एंड यू, ठीक है, ये तीनों को छोड़ के बाकी जितने सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में आते हैं वो सब क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन समझ गए। ये आई, वी, यू केवल ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है तो, लेकिन ये क्या प्लूरल वर्ब को एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट सेंटेंस में आते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, वो थर्ड पर्सन कहलाएंगे। और थर्ड पर्सन में जितने भी सिंगुलर आएंगे ये इस तरफ की कैटेगरी में, यहां पे आप सिंगुलर वर्ब को लगा देना, आपके सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट पूरा हो जाएगा, सेंटेंस का पैटर्न बिगड़ेगा नहीं और आपके मुंह से नहीं निकलेगा कि राम आ रहे हैं, मोहन जा रहे हैं। हमेशा निकलेगा कि राम आ रहा है, मोहन जा रहा है। ठीक है, यही था सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट। हाँ, इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी। वो कौन सी अप्रोच है, वो अप्रोच ये है कि जब भी आप कंफ्यूज होते हैं कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, इसके साथ मैं वर्ब कौन सी लगाऊं, ठीक है, तो आप हमेशा अपनी नेटिव लैंग्वेज, आपकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, तो आप अपनी मातृभाषा में बोल के देखिए कि ये हिंदी में आप कैसे बोलते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पानी, वाटर के साथ इज लगाओगे कि आर लगाओगे, कंफ्यूज। अब मैं यदि बोलूं कि ये वाटर क्या होता है, कौन सा नाउन है, इसके साथ कौन सी वर्ब लगनी चाहिए, तो फिर आप रूल्स में चले जाएंगे। चलो रूल्स को थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूं, हिंदी में कैसे बोलते हो आप, पानी गिर रहा है कि गिर रहा है, कौन सी वर्ब लगी, सिंगल। राम आ रहा है, पानी गिर रहा है, सिंगुलर वर्ब लगी। पानी के साथ वर्ब कौन सी लगी, सिंगुलर, तो आप इंग्लिश में भी लगा दो सिंगुलर, तो क्या लगेगा मालूम है, वाटर के साथ क्या लगेगा, वाटर के साथ इज लगेगा। क्लियर। मिल्क, दूध, मिल्क इज की मिल्क आर, हिंदी बोल के देखो ना, या आप मिल्क का बहुवचन बना लो, दूधिए, बोल पाओगे नहीं ना। तुरंत आप अपनी नेटिव लैंग्वेज चले जाओ, आपकी मातृभाषा आपको बता देगी कि इसमें
सिंगुलर वर्ब लगानी है कि प्लूरल? हमको रूल्स याद नहीं करने, रूल्स तो इतने सारे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहां तक आप रूल से चलोगे। तो आपको क्या करना, हमेशा कोई भी सेंटेंस यदि कंफ्यूज करता है कि सिंगुलर वर्ब लगाऊं कि प्लूरल लगाऊं, हमेशा अपनी मातृभाषा में सेंटेंस बोल के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वर्ब लगेगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हवा, विंड। तो विंड बह रहा है कि बह रही है? हवा चल रही है, सिंगुलर ही लग रहा है, क्या लगाना चाहिए बताओ? विंड के साथ इज लगाएं कि आर लगाएं? विंड इज, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, विंड, क्राउड, भीड़। भीड़ आ रही है कि भीड़ आ रहे हैं? क्या लगाना चाहिए भीड़ के साथ, इज की आर? पक्का? हिंदी में बोल के देखो, भीड़ आ रही है तो क्राउड इज कमिंग कि क्राउड आर कमिंग? क्या लगाना चाहिए? क्राउड इज कमिंग। तुमने हिंदी में कैसे बोला, अपनी नेटिव लैंग्वेज में जैसे बोला, आप अप्लाई करके देख लीजिए, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। तो आप ज्यादा रूल्स में मत जाइए। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये समझने का था, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे ये डिपेंड करता है कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं। जब भी कंफ्यूजन हो, इवन कि आपके एग्जाम में कुछ चीजें आती हैं जिसमें एरर होती है, बहुत सारे एग्जाम कंपटीशन कैसे होते हैं जिसमें एरर फाइंड करना होता है सेंटेंस में, उस एरर को फाइंड करना है, आप उस सेंटेंस की मीनिंग निकालिए और बोल के देख लीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मैनी पीपल आर कमिंग कि मैनी पीपल इज कमिंग? क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल आर बोलना चाहिए, बहुत, क्योंकि आपने हिंदी में बोला अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अगर मैनी पीपल के साथ इज लगेगा तो उसकी हिंदी क्या होगी? बहुत सारे लोग आ रहा है, उसकी मीनिंग ये निकलेगी। तो हमको बहुत सी बातें तो हिंदी से ही पता लग जाती हैं। तो अगर हमने अपनी नेटिव लैंग्वेज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है या हम उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, तो हम अपने इंग्लिश की एरर को फाइंड कर सकते हैं अपनी मातृभाषा से ही, और कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारी एरर अपने आप एक्यूरेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में सेंटेंस बना के, ठीक है। तो ये इतना ही पार्ट था, इसको आप शॉर्ट में समझने के लिए केवल इतना याद रखिए कि हमको आई, वी, यू इनको छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको एज ए थर्ड पर्सन यूज करना है, और थर्ड पर्सन में भी जो सिंगुलर वर्ब हैं उनके साथ हमें वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।